बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, 22 अगस्त को सदर पाकिस्तान के दस्तखत से जो एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ जो कि GIDC के हवाले से था, उसमें तरमीम के हवाले से था, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई और ये कहा गया कि ख़ास तबके को, अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उन्हें रिलीफ देने के लिए ये इक़दाम उठाया गया है। और माजी में ख़ुद इमरान खान साहब इसके बहुत ख़िलाफ़ रहे हैं, बल्कि पिछली हुकूमतों पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे हैं। तो फिर उनकी अपनी हुकूमत में ये कैसे हो गया। लेकिन आज चाहे वो सोशल मीडिया पर तनकीद थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तनकीद थी या अपोजिशन की तनकीद थी, लेकिन बहरहाल ख़ुद PTI को, इमरान खान साहब को और वो वज़ीर आज़म की उस मौशी टीम को कल काबीना में जो सवालात का सामना करना पड़ा, शायद वो भी एक वजह बनी कि आज वज़ीर आज़म साहब ने उस ऑर्डिनेंस को वापस ले लिया है, अपनी लीगल टीम को हिदायत की है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर जाएं और ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा वो काबिल कबूल होगा। लेकिन ये जो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से एक स्टेटमेंट है, ये भी बड़ी अहम है। उसमें ये कहा गया है कि ये रिस्क है इसके अंदर, क्योंकि फ़ैसला किसी भी तरफ जा सकता है, अदालत जो है इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला भी कर सकता है। तो उस सूरत में जो 295 बिलियन हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत को उनसे हाथ भी धोने पड़ सकते हैं। तो एक तो ये आज डिसीजन जो है वज़ीर आज़म साहब को तो सराहना चाहिए, लेकिन उनकी इकनॉमिक टीम जो है, आखिर वो कौन लोग हैं जो वज़ीर आज़म साहब को इस किस्म के मशवरे देते हैं, जिससे बाद में उनको तनकीद का सामना भी करना पड़ता है और साथ ही साथ वज़ीर आज़म साहब को फिर अपने उस किए गए फ़ैसले से वापस होना पड़ता है। तो आखिर ये लगातार क्यों होता चला रहा है। दूसरी आज बड़ी अहम एक डेवलपमेंट हुई, LNG केस, जिसके अंदर ऑलरेडी वज़ीर आज़म साबिक जो हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक मुशीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल और इमरान शेख नैब की हिरासत में हैं। आज उसके अंदर उसी केस में नैब ने इकबाल ज़ैद अहमद को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। लाहौर से इनको गिरफ़्तार किया गया, लेकिन इनको कराची मुंतकिल किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ़्तार किया गया है, नैब ने ये भी बताया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग, LNG केस, ये तमाम चीज़ें आज इसके हवाले से भी बात करेंगे कि ये कितनी बड़ी गिरफ्तारी है। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक ख़बर बहुत ज़्यादा जिस पर बात हो रही है, और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी साहब के हवाले से भी, कि कहीं ना कहीं कोई डील है। क्या वाकई इन ख़बरों में किसी किस्म की कोई हकीकत है या सिर्फ़ और सिर्फ फसाना है। आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ियों का, एनालिस्ट का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। इस्लामाबाद में इरशाद भट्टी साहब और डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, आपका भी बेहद शुक्रिया मज़हर साहब। सबसे पहले तो इरशाद भट्टी साहब, ये जो GIDC वाला कल वही वज़ीर आज़म साहब की मौशी टीम जो इस ऑर्डिनेंस के इजरा को बहुत अच्छा इक़दाम करार दे रही थी और उसके मुल्क और कौम के किस तरीके से फ़ायदा होगा वसीतर मुफाद में, उसको बताने की कोशिश की जा रही थी। आज वही 6 लोग, आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरी टीम जो है वो बैठ के इस ऑर्डिनेंस को वापस लिए जाने के फ़वाइद बता रही थी और ये कह रही थी कि वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। तो ये मशवरे देता कौन है जिनसे वापस होना पड़ता है वज़ीर आज़म साहब को? इमरान खान साहब ने एक दिन कह दिया कि यू टर्न अजीम लीडर लेते हैं। उस दिन के ट्वीट्स देख लें पूरी तरीके इंसाफ के, उन्होंने ऐसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई हदीस और आयत कोट नहीं की। ठीक है, अच्छा, एक नंबर 1। इसी तरह एक मरता बोंगी मुंह से निकल गई जरदारी साहब के, पता नहीं बिलावल साहब के, कि ये जो हमारे खिलाफ केस हैं ये 18वीं तरमीम को खतरा है। ठीक है, और कई दफ़ा कहा है उन्होंने। उसके बाद जो उन्होंने कहा ये तो काम ही सौखा हो गया, जो उसके बाद एक लहर चली इसी तरह, यानी फिर उसके बाद आगे 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 दर्जा बदर्जा गुलाम फिर हमारे तक पहुंचता वैसे ही वो बात, यानी वो जैसे नहीं होता है ऊपर बड़ा साहब हंसे, फिर छोटा साहब हंसा, फिर छोटा साहब हंसा, जब एंड पे पहुंचे वो लतीफ़े खत्म हो जाए। इसी तरह नवाज शरीफ साहब, कोई बात कर ले, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। हर कोई दे रहा था, कोई गटर पे बैठ के दे रहा है, कोई करप्शन पे बैठ के दे रहा है, कोई टांगे पे, कोई रेड़े पे। 3-4 बंदे हैं जिनके मुंह से बात निकलने की देर है। एक इमरान खान साहब, एक जरदारी साहब, बिलावल साहब, हाउस ऑफ शरीफ, और बस उसके बाद पार्टी सरबराह। और अगर उससे कोई थोड़ा सा इधर हो फिर वो चौधरी निसार बन जाता है, जो जूते नहीं उठाता वो चौधरी निसार बन जाता है। पहली बात। दूसरी बात है ये कमाल का फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है।
इसकी वजह ये कि अब बहस ये छोड़ दें कि ये जो जरदारी साहब और डॉक्टर आसम ने जब पाक ईरान गैस किसी दिन वो डिस्कस कीजिए, इतनी महंगी गैस का वो डील करके आए और जुर्माने भी भरे और भरने के लिए। फिर उसके बाद ये भी छोड़ दें कि पीपल्स पार्टी ने वो जो ये टैक्स लगाया और जब उन्होंने कोई लेने की कोशिश नहीं की, तवज्जो, पैसा नहीं ना, अपना पैसा नहीं था, सरकार का पैसा था, फिर नून ने तवज्जो नहीं दी। और फिर ये नहीं कि जब उन्होंने नहीं पैसे दिए फिर भी ये लेते रहे 400 रुपए फी बोरी किसान से। ठीक है, तो अब ये ओपन एंड शट केस था नैब का रेफरेंस। भट्टी साहब ऑनेस्टली बताइएगा, आज आपकी क्योंकि वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी हुई है, सो आपने पूछा कि भाई ये GIDC वाला आपको नहीं पता था, माजी में आपके बयानात थे, आप खुद इन चीज़ों की मुखालफत करते रहे हैं, तो आप किन के मशवरों पर चल रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे गलत ब्रीफ किया गया था। गलत ब्रीफ किया गया था, तो यही तो उन्होंने कहा मुझे गलत ब्रीफ किया गया था, जो लोग मुझे ये नहीं, मुझे उन्होंने कहा मुझे ये नहीं बताया गया था। उसी वक्त ये, जिस वक्त मैं उनके साथ बैठा उस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा ये मुझे ये नहीं बताया गया था कि ये हम उनको छोड़ रहे हैं, मुझे बताया गया कि पैसे डूब गए, ये कुछ मिल सकते हैं। तो उस पर भी मैंने कहा कि मैंने उनको दिवाई कि आपके जो आपका कैबिनेट की 2 सफ़ों की वो है नोटिफाई है, मिनट्स है, उसमें 8 जो लाइन नंबर 8 है या पैराग्राफ या वो पॉइंट 8 है, उसमें लिखा हुआ है आपने कि आपने किसी प्लानिंग डिवीजन से, लॉ डिवीजन से, इंडस्ट्री से, कामर्स से, किसी से कोई राय नहीं ली, इवन वजारत कानून से नहीं ली। तो और लिखा हुआ चूंकि वक्त कम है इसलिए सारे कैबिनेट में देंगे। तो मैंने कहा ये तो रेफरेंस था आपके साथ खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत हुआ और मैं इस तरह के कोई ऐसे नहीं करूंगा। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया उस मीडिया का और सारों। वो लोग जो वज़ीर आज़म साहब को फ्यूचर के किसी नाप केस में फंसा सकते थे वो ये काम कर रहे थे। और वज़ीर आज़म साहब आपने खुद सुन लिया भट्टी साहब को, उन्होंने क्या कहा कि मुझे ये नहीं बताया गया, मुझे गलत ब्रीफ किया गया। तो ये तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जुल्म है, एक अलमिया है कि वज़ीर आज़म साहब को वो कौन लोग हैं, वो किन के निर्गे में हैं जो गलत ब्रीफ कर रहे हैं, ये वापस ले लिया। 4-5 चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती हैं। एक तो ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान के आगे पीछे ऐसे बहुत से एडवाइज़र्स हैं जो उनको एक गलत पिक्चर दे के, गलत तरीके से ब्रीफ करके, जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो अमीर तरीन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इंडस्ट्री के अंदर, मुख्तलिफ सेक्टर्स में, पावर सेक्टर में, उन इंटरेस्ट को यहाँ सर्व करने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान को एक गलत पिक्चर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान हैं भी उतने टेक्निकल नहीं हो, कोई भी वज़ीर आज़म नहीं होता, सो उनसे एक गलत फ़ैसला करवाया गया जो अब सारी जिसकी पिक्चर हमारे सामने आती है तो दर हकीकत एक सर्टन एलीट क्लास को बेनिफिट देने की कोशिश की गई। दूसरी चीज़ यहाँ से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान का मीडिया ज़िंदा है। गुज़श्ता चंद माह से ये तासुर था कि पाकिस्तान के मीडिया जो है वो बिल्कुल अपनी अफादियत जो है इन पब्लिक इंटरेस्ट खो चुका है। यहाँ अपोजिशन और मीडिया के दरमियान हमें एक जॉइंट कैंपेन नज़र आती है गुज़श्ता चंद दिनों की, जिसके नतीजे में एक गलत फ़ैसले को ठीक किया गया। तीसरी चीज़ है कि अपोजिशन जो दर हकीकत अभी तक फंसी रही, कहीं जरदारी साहब को बचाने के लिए, कहीं नवाज शरीफ साहब को निकालने के लिए, उसने जब एक फंक्शनल इशू के ऊपर जो एक जेन्युइन इकनॉमिक इशू था, पब्लिक इंटरेस्ट इशू था, जब उसने उसमें अपनी आवाज़ डाली तो वो मीडिया के साथ खड़ी हुई और अपोजिशन ने एक विक्ट्री, जैसे कैसन इकबाल साहब ने ट्वीट भी किया है, तो दर हकीकत अपोजिशन ने यहाँ पर एक विक्ट्री स्कोर की है और गवर्नमेंट से एक गलत फैसले को वापस लिया है। प्राइम मिनिस्टर ने ये शो किया है कि दरहाल वो अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, उनमें इतनी सलाहियत है कि वो अपने गलत फैसले को करेक्ट कर सकते हैं और उन्होंने इसको माना है। इसमें एक और चीज़ है जो अभी हमें समझनी पड़ेगी कि जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ख़तरा ये है कि अदालतों में कहीं ये पैसा बिल्कुल डूब भी ना जाए। ये बात बहुत अजीब है कि पाकिस्तान में कोर्ट्स कैसे पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेट करेंगी एलीट को बेनिफिट करने के लिए, क्योंकि 2011 में जब ये गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाया गया तो उसमें उसकी मद में बहुत सा पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट ने इकट्ठा किया और ऐसे भी हैं सेक्टोरल प्लेयर्स जिन्होंने वो पैसा जमा भी करवाया। अब जिन्होंने, अगर उसको आप वापस कर देंगे, कल कोर्ट्स ऐसा फैसला करती हैं, ये जैसे गवर्नमेंट के फैसले के नतीजे में, तो जिन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया उनको आप वापस कैसे करेंगे? और जिस आवाम से या छोटे फार्मर से या छोटे ट्रेडर से वो पैसा इकट्ठा किया गया उसकी जेब से तो आपने पैसा ले लिया। और ये सब डिसीजन मेकिंग और कोर्ट्स के सामने भी ये सवाल है, ये ऐसे मौके पे ये सामने आई है चीज़ जब कॉमन आदमी जो है पाकिस्तान का, उसकी जेब से टैक्स का कह के कि मईशत को बचाना है, मुल्क को बचाना है, बजट का खसारा पूरा करना है, बहुत ज़्यादा पैसा जो है निकाला जा रहा है, कहीं बिजली के बिल पे, कहीं गैस के बिल पे, कहीं पेट्रोल के बिल पे।
देखा जाए तो ये देखें ना, ये जरदारी साहब और डॉक्टर आसम ईरान से, मैं ये 3 लाइनें, आसम ईरान से गैस पाइपलाइन का मुआहदा करते हैं, पैसे की जरूरत थी, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का टैक्स लगाते हैं 2 जनवरी 2012 और GIDC टैक्स लग जाता है, 7 साल ये टैक्स लगता है, 741 अरब टैक्स इकट्ठा होता है, 290 अरब वो जमा करवाते हैं, बाकी 452 अरब जब वो हुकूमत मांगती है तो वो टाल मटोल करते हैं। और फिर सलाम है मेरी उन अदालतों को जो वो अदालतों में चले जाते हैं। 209 स्टे दिए सिंध गवर्नमेंट ने, 14 स्टे दिए लाहौर हाई कोर्ट ने, 10 स्टे दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, 9 बेसिस क्या बनाई उन्होंने स्टे लेने के लिए? 9 स्टे दिए उन्होंने पेशावर ने और 6 सुप्रीम कोर्ट ने। बेसिस क्या बनाई उन्होंने? इसमें बेसिस यही तो आज वो भी इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि इसमें बेसिस क्या है कि आपने आवाम से टैक्स लिया, खजाने में जमा करवाना है, तो वो आवाम से ले चुके हो, निचोड़ चुके हो, तो खजाने में क्यों नहीं किया? तो अच्छा फिर वो PP और लीगी हुकूमतों ने इस पे कुछ नहीं किया। ये ची गवेरा असद उमर आए थे उनके दौर में, अच्छा ये उन्होंने आके इस 8 अप्रैल को ये मीटिंग चेयर की और कहा कि, और फिर इनकी खूबसूरती देखें जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द हैं, उन्होंने कहा सदारती एडिनेंस लाएं, असेंबली में ले ही नहीं जाएं, कोई बोले ही ना, 9 नुकाती सदारती एडिनेंस और अगर पार्लियामान से वहां ले आते तो ये तो अच्छा 15 अप्रैल 2019 को लॉ मिनिस्ट्री ने से अप्रूव किया, 30 मई 2019 को काबीना डिवीजन ने से अप्रूव किया, 8 जुलाई 2019 को वफाकी काबीना ने मंजूरी दी और चला गया। अब ये यानी टेक्सटाइल शोबा ने 21 अरब छोड़ दिए, फर्टिलाइज़र ने 138 अरब छोड़ दिए, 59 अरब। तो अब इमरान खान साहब से मैंने कहा कि सर आपने कितनी तकरीरें की हैं असेंबली, एक इस पे भी तकरीर करते, आपने अटार्नी जनरल को कहते, चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करते, उसको फरोग नसीम किस काम के लिए रखा, उसे कहते कि जाके सवाल हो गए सुप्रीम कोर्ट में जाके जाएं। जो बातें और फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर ये जो फवाद मेरा कोई कसूर नहीं है, फवाद और अहाद चीमा, मैंने कहा कि इसी वजह से अंदर हैं और शायद रफी वादा माफ गवाह बन चुके हैं। तो मैंने कहा ये जब जो आपका पेट्रोलियम वाला है इसने वादा माफ गवाह बन जाना था आपके खिलाफ। मजहर अब्बास साहब, 2 चीजें इसमें देखें, वजीर आजम साहब ने ये वापस ले लिया ऑर्डिनेंस, ये बड़ी अच्छी बात है, उस पर उनको दाद मिलनी चाहिए कि अपनी गलती जो है वो उन्होंने करेक्ट कर ली। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब वज़ीर आज़म इस मुल्क का ये कहता है कि भाई उनको तो गलत ब्रीफ किया गया था, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग क्या अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे? उनकी मौशी टीम जो वज़ीर आज़म साहब को इस किस्म की गलत ब्रीफिंग्स दे रही है ख़ास तबके को। और बाय द वे वो जो 6 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बैठे हुए कर रहे थे, रज़ाक दाऊद साहब, नदीम बाबर साहब, अब्दुल हफीज़ शेख, उमर अयूब, खुसरो बख्तियार, हमाद अजहर, इन्हीं में से ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो कल ऑर्डिनेंस आने के फ़ायदे बता रहे थे, और इनमें वो लोग भी हैं जो इससे मुस्तफीद भी होने जा रहे थे। लेकिन उनको, हाँ बड़े लोग हैं, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या उन लोगों को सजाएं मिलेंगी, उनको रिमूव किया जाएगा? ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब को आप फ्यूचर के पॉसिबल के नैब स्कैम्स के अंदर भी फंसा दें और फिर वज़ीर आज़म साहब को इस तरीके से एम्बैरसमेंट का सामना भी करना पड़े? मेरे जवाब से लंबा सवाल था। शुक्रिया सादिया। देखिए, मुझे नहीं पता कि वजीर आजम ने इस सिलसिले में भट्टी साहब से क्या कहा कि जिन लोगों ने गलत मशवरे दिए और वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम के फैसले को सराह रहे हैं, तो ऐसे आदमी की कॉम्पिटेंस पे सवाल नहीं उठेगा कि जो आदमी कल तक आपको ये मशवरा दे रहा था कि ऑर्डिनेंस ले आए, वो आदमी आज आपके इस मशवरे इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है कि आपने ऑर्डिनेंस विड्रॉ कर लिया। ऐसे लोगों को तो ऐसे लोगों को तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए था जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे होते। आपने और ऐसे लोगों को आप रखेंगे साथ तो फिर आप पे सवाल उठेगा। देखिए, आज आपने ये फैसला किया जी, मीडिया ने आपको ब्रीफ किया या दोस्तों ने ब्रीफ किया कि आपको गलत मशवरे दिए गए। प्रॉब्लम हमारे यहाँ हमेशा ये होती है और जर्नलिज्म में हमारे यहाँ ये उसूल रहा है कि अगर आपके पास कोई खबर आ जाए तो उसको जरूर डबल चेक कर लें, उसको चेक कर लें कि ये खबर दुरुस्त भी है या नहीं है। आपको कोई मशवरा देता है तो आप जरा चेक कर लें कि ये आपको जो मशवरा देने वाला है ये दुरुस्त कह रहा है या उसकी एक दूसरी ओपिनियन भी कहीं से ले लें, जिस तरह आमतौर पे कहा जाता है। तो अभी जो हमारे दोस्त भट्टी साहब कह रहे थे कि ये गुलामों का मुल्क है, देखिए गुलाम तो फिर आखिर वक्त तक आपके साथ रहता है। ये तो कल अगर इमरान खान की हुकूमत को खतरा हो तो ये आधी कैबिनेट दूसरी तरफ चली जाएगी। ये तो अपनी वफादारियां तब्दील करने में 24 घंटे नहीं लगाते। पूरी की पूरी, भट्टी साहब को ही मैं बता रहा था कि पूरी की पूरी पंजाब असेंबली 90 में तब्दील हो गई थी रातों रात। उसमें
तो ये तो हमारियां तो वफादारियां ऐसे तब्दील होती हैं, और जो लेने वाले हैं उनका भी जवाब नहीं है, और जो जाने वाले हैं उनका भी जवाब नहीं है। ज़मीर नाम कर रहे की थे कोई वो चीज़ पहले इसके बीच कहाँ में थे नहीं मजहर होती। साहब? और उनमें से किसी में ये इखलाकी जरूरत नहीं हुई कि वो कहे कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने प्राइम मिनिस्टर को गलत ब्रीफ किया, वो तो छोड़े इस्तीफा, लेकिन कम से कम आप वो गलती तो एडमिट करें कि आपकी गलती थी। यानी कल जब एंकर उनसे कन्फ्रंट कर रहे थे, चाहे नदीम बाबर साहब हो या उमर अयूब साहब हो या उनके दूसरे सदस्य हो, तो आज जब प्राइम मिनिस्टर ने उसको विड्रॉ किया है, तो एटलीस्ट उनमें ये इखलाकी जरूरत तो होती कि वो ये कहते कि जी हाँ मेरी गलती थी, मैं इसको इस तरीके से इंटरप्रेट समझ कर रहा था, और लेकिन ये कि ये अल्टीमेटली फैसला दुरुस्त हुआ। तो ये आइंदा के लिए आपके लिए लेसन है। और इकोनॉमी के हवाले से भी आज जितने दावे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इस हुकूमत की इकोनॉमिक टीम कर रही थी, उनमें कितनी सच्चाई है, उसका जिक्र भी होगा एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम डॉक्टर साहब जो ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, पहले तो ज़रा मईशत के हवाले से आज काफ़ी दावे हुए टैक्स कलेक्शन को लेकर और हुकूमत की मईशत के हवाले से क्या पॉलिसीज़ हैं, बड़े अच्छे अच्छे दावे लग रहे थे। बजट के हवाले से भी हफीज़ शेख साहब ने बात की थी, लेकिन जितने भी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं वो महंगाई की शरह 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने का खदशा है। 10 सरकारी इदारों की निजकारी का मंसूबा हुकूमत ने तैयार कर लिया है। तमाम के तमाम इशारे जो है वो मनफी चले जा रहे हैं। सो ये किस तरीके से मामला दुरुस्त होगा? ये आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से चीज़ें चली तो इकॉनमी सस्टेन कर पाएगी? देखिए, गवर्नमेंट का जो डिफेंस है, जितने भी लोग गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं और उनकी तादाद में बड़ी तेज़ी से कमी हो रही है। वो लोग जिन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया गुज़श्ता कई बरस से, जिन्होंने पीटीआई के लिए धरने किए, उसमें प्रोफेशनल क्लासेस के लोग भी हैं, एग्जेक्टिव्स भी हैं, बैंकर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। मैं देख रहा हूँ कि उनमें से बहुत बड़ी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा गुस्से का शिकार है, बहुत नाराज़ है, और वो समझती है कि गवर्नमेंट जो है वो इकॉनमी को हैंडल नहीं कर पा रही। उसमें बैंकर्स भी हैं और सब लोग हैं। चूँकि उन्होंने सपोर्ट किया था पीटीआई को, उनको अपना जो पोजीशन है पॉलिटिक्स पे बदलते हुए देर लग रही है, क्योंकि जिस पोजीशन को आपने शुरू में सपोर्ट किया होता है, आप आहिस्ता आहिस्ता उस पोजीशन से पीछे हटते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, उनकी टीम के लिए ये चीज़ बहुत बायस तशवीश होनी चाहिए, और उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं। चूँकि मैं ऑफ द रिकॉर्ड मिलता हूँ, ऐसे पीटीआई के अपने मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स भी हैं जो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट की इकनॉमिक पॉलिसी जो है वो डिलीवर नहीं कर रही। अभी 3-4 दिन पहले जब गवर्नमेंट ने अपने हदफ का बताया, तो जो गवर्नमेंट को कि 50 बिलियन से हदफ जो है वो उन्होंने मिस किया है, तो गवर्नमेंट को डिफेंड करने वालों का कहना था कि चूँकि हदफ बहुत ओवर एम्बिशियस था। लेकिन गवर्नमेंट ने अनप्रेसिडेंटेड टैक्सेस लगाए हैं, अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स लगाए हैं, मार्केट में लोगों की सैलरीज कम हुई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ में इजाफा कर दिया है, जिसके नतीजे में एक ऐसी इंडस्ट्री जो इम्पोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्रियल मॉडल था गुज़श्ता 10 बरस का, उसमें भी बहुत कमी आई है। यही वजह है कि इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कम हो गई है। हालात इतने सख्त कर दिए गए हैं कि एक सिंपल फ़ोन भी अगर आप बाहर से लाएँ, जो कि आपका राइट होना चाहिए कि आप एक फ़ोन ख़रीदते हैं बाहर से, उसके ऊपर भी 35-40% जो है वो ड्यूटी लगा दी गई है। टेलीकॉम इंडस्ट्री वाले ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक तरफ से बात करती है कि 5th जनरेशन आए ताकि गवर्नमेंट रेवेन्यू इकट्ठा करे 5G मॉडल के ऊपर टेलीकॉम के। दूसरी तरफ से पॉलिसीज ऐसी इख्तियार की गई हैं कि कोई 5G फ़ोन ही नहीं ला सकेगा पाकिस्तान में। वो इतना महंगे हो गए हैं वो फ़ोन जो 5G को यूज़ करेंगे कि कैसे कोई अफोर्ड करेगा। गवर्नमेंट मिनिस्टर्स आउटराइट झूठ बोलते हैं। जितने लोग फाइनेंस के एडवाइजर्स हैं, जब उनसे आप बात पूछते हैं तो वो आपके मुंह के ऊपर इस किस्म की बातें करते हैं कि अगर उनसे आप डिसएग्री करेंगे तो इसका मतलब है कि अब आप उनसे झगड़ा कर रहे हैं। तो जितने लोग गवर्नमेंट को अब इस्लामाबाद में सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सूरत हाल बड़ी पतली होती चली जा रही है। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी, सपोर्टर्स कम हो रहे हैं। ये कहना कि नवाज ने मरवा दिया, ये बात बहुत देर तक चल नहीं सकती है। इसकी एक शेल्फ लाइफ खत्म हो ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। वज़ीर आज़म साहब को इस चीज़ की रियलाइजेशन थी इकोनॉमी के हवाले से कि तमाम के तमाम इशारे मुस्बत की बजाय मनफी चले जाते जा रहे हैं। हाँ नहीं, आज मेरी बात हुई, लेकिन अच्छा वो 1, 2, 3 अच्छा ये जो असद उमर साहब ने इसको इस ड्राफ्ट को किया, ये जो वो जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, हाँ वो उसका माफ़ी का जो 50% माफ़ी का वो उन्होंने किया। अच्छा और दूसरी मज़े की बात है कि वो करके उनको दे गए। आरिफ अलवी साहब ने सदारती आर्डिनेंस जारी किया और इमरान खान की कैबिनेट में ये हुआ। यानी तीनों असली तरीके इंसाफ के लोग हैं।
अब उसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो इमरान खान साहब जैसे आज मैंने उनको कहा कि फ़रोग नसीम साहब ने को क्यों नहीं आपने कहा कि आप चीफ जस्टिस के साथ बैठें सूबाई चीफ कि ये टैक्स है, कौम का मामला है। ये आपने जो बात की ये इसी पे ज़रा ऐड भी कर लें कि ये जो आज विड्रॉ किया गया है इसमें लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर विशेस टू इन्फॉर्म द नेशन दैट गोइंग टू द कोर्ट कैरीज अ रिस्क बिकॉज द डिसीजन कुड गो ईदर वे। सो आप लीगल टीम जिनका जिक्र कर रहे हैं तो उनकी तो तैयारी ये भी मैंने पूछा, नहीं ये भी पूछा, ये नहीं वो कहते हैं, ये कहते हैं मैं अभी पूछूंगा। और फिर अटॉर्नी जनरल मैंने कहा वो आपके चारों सूबों में आपके एडवोकेट जनरल 2-3 सूबों में, फिर मैंने कि इन सारों को जजेस को मैंने कहा आपको तो चीफ जस्टिस को खुद फ़ोन करना चाहिए था कि ये 200-250 अरब का मामला है, ये कौम से लिया जा चुका है, ये दे नहीं रहे तो इनके स्टे खारिज करें, और वो क्यों नहीं आपकी बात मानेंगे। फिर मैंने कहा उस ब्यूरोक्रेसी को उनको करें जिन्होंने एक शिक डाल दी कि कोई ज़रूरत नहीं किसी वजारत से इसकी राय लेने की, इवन कानून से भी, प्लानिंग से भी इसको मंजूर करें। और फिर मैंने उनको कहा कि आपका फाइनेंस, हेल्थ, कॉमर्स, इंडस्ट्री, पेट्रोलियम, इतलात, ये सारे एडवाइजर हैं, कोई फुल टाइम वजीर नहीं, कोई इलेक्टेड बंदा नहीं है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। काबीना में पीटीआई के ओरिजिनल लोग कितने हैं पहले तो वो, हाँ, तो वो और अच्छा, और आज ये जो 6 लोग बैठे हुए थे इनमें से पीटीआई के अपने लोग कितने और फिर उन्होंने कैबिनेट का जो हाल सुना है, जिस तरह कहते हैं कि ये बुलडोज करके मंजूर करवाया, वो भी बड़ी मजे की थी। फिर उनका वो ब्यूरोक्रेसी वाला, फिर उनका ये कि पार्लियामेंट में आपने क्यों नहीं तकरीर की, इस पे क्यों नहीं, कौम से क्यों नहीं खिताब किया कि ये मेरे हाथ बंदे उससे पहले इस खैर। दूसरी आ गई मईशत का, उन्होंने कहा कि जी मैंने शुरू में असद उमर को कहा था कि प्लीज़ अल्लाह के नाम पे जो कुछ इस मुल्क में जितने पैसे हैं, जितने इदारे हैं, सब बताओ इस कौम को। कहते हैं मेरे इधर ही बैठ के मेरे अगेंस्ट सारे बोले, सारों ने मुझे कहा कि ये ना बताएं मार्केट नीचे चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, नीचे चली जाएगी और पैनिक फैल जाएगा और सारे भाग जाएंगे। मैंने कहा कोई पैनिक नहीं फैलता। ये डिस्कशन आपकी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी? नहीं, तो असद उमर साहब तमाम लोग जो हैं वो वजीर आजम साहब को एक रॉन्ग पिक्चर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कहा कि अब जो ताजरों का हमने जो नैब को वो शिकंजा थोड़ा सा जो ताजरों खौफ व इराज था, ब्यूरोक्रेसी में खौफ व इराज था, जो हमने किया है, इसके बाद मईशत वो कहते हैं कि ये साल, ये जो अगले 6 महीने हैं, ये मेरा फोकस ही कोई नहीं। मैंने उनको कहा कि सर मैं जब गलियों में हम निकलते हैं, बाजारों में निकलते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं कि तब्दीली कैसी लगी, और मैंने कहा कि आम आदमी रुल गया है उसकी। अब रोटी जो है, जो जहाँ छापा ना पड़ रहा हूँ, वह रोटी 500 रुपए किलो अदरक है, 100 रुपए किलो प्याज है, और इस आधा आदमी रुल गया, और 18 रुपए की एक रोटी मिल रही है 150 ग्राम की। तो मैंने कहा ये तो आम आदमी रुल गया, ये करेगा क्या। उन्होंने कहा कि ये 6 महीने अगले मईशत पे होंगे, फोकस करेंगे हम। अच्छा। और अब यही है, और वो कहते हैं कि जिस मुश्किल से, अब तो मैं बताता नहीं हूँ, जिस मुश्किल से हम निकले हैं और जिस अब दिन ब दिन बेहतरी होगी, इस पर मुझे पता है, मेरा एजेंडा ही ये है और मेरा सारा कुछ ये है, और ये अब इसमें बेहतरी आएगी। अल्लाह करे हो वाकई 6 महीनों के अंदर जिस तरीके से बात करें। लेकिन मजहर अब्बास साहब, 2 नैरेटिव्स जिस तरह से, एक तो डॉक्टर साहब ने भी जिसका जिक्र किया कि ये ज़्यादा अरसे तक चीज़ बिकेगी नहीं, कि माजी की हुकूमतों ने ये किया, इन्होंने वर्षे में हमारे लिए छोड़ा, और ये हर आने वाली हुकूमत, जाने वाली हुकूमत के लिए ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करती है। इमरान खान साहब से तवक्कुआत इसलिए थी क्योंकि शायद उन्होंने बहुत ही अनरियलिस्टिक किस्म की होप्स खुद आवाम को दे दी थी। मईशत के हवाले से भी ख़ास तौर से असद उमर साहब जलसों के अंदर भी ये बात बोला करते थे। और दूसरा ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कि फ़ाइलें बंद हो गई हैं, दस्तखत नहीं हो रहे, काम छोड़ के बैठ गई है, ये खौफ व हिरास का शिकार हो गए या व्हाटएवर। आपको लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा अरसे तक चलेंगी अगर मईशत के हवाले से इनकी टीम ने डिलीवर नहीं किया? अच्छा, एक तो ये कि अगर उन्होंने ये कहा है कि क्लीन पाकिस्तान, तो इसके जो ब्यूरोक्रेसी है वो इसके दूसरे माने भी ले सकती है, तो और वो यहाँ से सफाया करके जा सकते हैं। और तीसरी बात ये कि ये क्या, अब रही कुछ नहीं गया बदर साहब, ये क्या चीज है कि ये क्या चीज है कि खौफ व हिरास। यानी मैं अगर मिनिस्टर हूँ, मेरा सेक्रेटरी अगर मैं ऑनेस्टली काम कर रहा हूं और सेक्रेटरी मेरी फाइल पे दस्तखत नहीं कर रहा, तो उस सेक्रेटरी को फारिग कर देना चाहिए। ये क्या बात हुई कि आप नौकरशाही जी काम नहीं कर रही, नौकरशाही काम नहीं कर रही, फारिग करें नौकरशाही को। असल चीज ये कि आप काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी फाइल दुरुस्त है या नहीं है, आप जो उसको मैसेज दे रहे हैं वो सही है या नहीं है। गलत काम से रोकता है ना, लेकिन अगर आप सही काम भी नहीं कर रहे और एक मिथ क्रिएट कर रहे हैं कि जी खौफ व हिरास, कारोबारी शख्सियात में खौफ व हिरास, तो कारोबारी शख्सियात ने इस मुल्क को दिया क्या है, कितना सर्व किया है इस मुल्क को।
यानी आप उन लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं जो पार्ट एंड पार्सल है करप्शन के। आप सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को एक तरफ है, पॉलिटिकल लीडर से हैंड इन ग्लव्स कौन रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैंड इन ग्लव्स कौन रहा है, किसने ये सारे प्लान्स बनाते हैं? वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये मिनिस्टर किस मिजाज का है, उस मिजाज की फाइल तैयार करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान स्टील के साबिक चेयरमैन 9 साल का मुकदमा में बरी हो गए अभी उसमें। अब कोई पूछेगा नैब से कि 9 साल में जो रेफरेंस बना था वो रेफरेंस सही था या ये केस गलत लड़ा गया? जो भी है, एक 9 साल आपके एक उससे, और पाकिस्तान स्टील का हाल आप देख लें इस चीज में। तो असल चीज ये नहीं है कि अगर आप समझते हैं कि आप सही कर रहे हैं और नौकरशाही या कारोबारी तबका आपके खिलाफ है, तो आप अवाम को एतमाद में लें, आप लोगों को एतमाद में लें, आप पार्लियामेंट में जाके खिताब करें कि ये लोग मेरी राह में रुकावट बन रहे हैं। आपका फोकस नवाज शरीफ और जरदारी से आगे निकलना चाहिए। अब आपने कहा कि मुझे 6 महीने दे दो। देखिए, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमी को नहीं समझता, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि मैंने 40 साल की जर्नलिज्म में कीमतें कभी नीचे आते हुए नहीं देखी। ये बात दुरुस्त है चेक एंड बैलेंस की, लेकिन अगर इसी को देखें वज़ीर आज़म साहब का, जैसा उन्होंने कहा कि आपको जरदारी और नवाज शरीफ से आगे बढ़ना है, भट्टी साहब ने भी जिक्र किया कि उन्होंने कहा 6 महीने मईशत पे फोकस होगा। आज एक तरफ तो हम देखते हैं कि इकबाल ज़ैद अहमद की एक बड़ी गिरफ्तारी होती है, नैब का अपना जो तरीक़ाकार है उसमें भी बहुत सारे लोगों को इख्तलाफात हैं, लेकिन वो जारी है। दूसरी तरफ नैब में उनके कवानीन में तरमीम का जिक्र किया जाता है, और उन कवानीन की तरमीम के अंदर भी लोग ये बात करते हैं कि वहाँ पर भी एक ख़ास कारोबारी तबके को और ब्यूरोक्रेट्स को चंद एक वहाँ फ़ायदा पहुँचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ उन तबकात की मुराद के लिए ही इस किस्म की तरमीम लाती रही, कभी कोई ऑर्डिनेंस आ गया, कभी कोई नैब के कवानीन में, तो देखिए सर, ये एक चीज़ उन्होंने कही, मैं आपके सवाल के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ, लेकिन मज़हर ने एक चीज़ कही कि कारोबारी शख्सियात ने इस मुल्क को दिया ही क्या है। इसमें वज़न भी है, इसमें प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम यह है कि किसी भी हुकूमत को, रियासत को जो बिज़नेस एंटरप्राइज़ है उसको प्रमोट करना है, बिकॉज जो बिज़नेस एंटरप्राइज़ है, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो अपना पैसा लगाते हैं, जो काम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, आप टेलीविज़न चैनल और इंडस्ट्री को देख लीजिए, आप बाकी सारी इंडस्ट्री को भी देख लीजिए, लेकिन हुकूमत की टेलीविज़न चैनल नहीं चला सकती जो 1 लाख लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा एक इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आया है। इसको एक बिज़नेस जो एंटरप्रेन्योर है वो इसका रिस्क लेता है, अपना पैसा लगाता है, और बहुत ज़्यादा उसमें वो पैसा रिकवर भी नहीं कर सका, लेकिन वो इकोनॉमी को लेकर आगे चलता है। सो गवर्नमेंट में जब पब्लिक ऑफिस अब्यूज़ जो लोग करते हैं, जैसे जिन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर से ये ऑर्डिनेंस इशू करवाया है, अब बेसिकली कुछ हेड्स तो फायर होने चाहिए ना। अगर 6 लोग बैठ के कल ऑर्डिनेंस को डिफेंड कर रहे थे और 24 घंटे के 36 घंटे के बाद वही कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस को वापस लेना बड़ा अच्छा काम था, वो भी अवामी मुफाद में था, ये भी अवामी मुफाद में। अगर इमरान खान अभी कह देना कि ये वापस ले लो, तो इन्होंने फिर एक प्रेस फिर कहेंगे कि हमें ख्याल आया, इन्होंने फिर मतलब है कि कोई गंद था, कहीं पर पर्दापोशी की गई है, कहीं एक जुर्म करने की कोशिश की गई है, कहीं पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो वहां पर अगर कुछ लोगों के हेड्स रोल हों, उसको निकाला जाए, बरतरफ किया जाए, तो वो बिल्कुल बरहक होगा। अब आ जाता है जो बिजनेस एंटरप्राइज में, वहां पर बिजनेस एंटरप्राइज की ये हमेशा कोशिश होगी कि वो टैक्स कम से कम दे, वो फ़ायदा ले, और किसी हद तक आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है सेठ के लिए, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट हैविंग सेड दिस, पाकिस्तान में जो एडिशनल प्रॉब्लम है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में, अनलाइक यूनाइटेड स्टेट्स जैसे मुल्कों की तरह, वहाँ लोग अपने इंटेलिजेंस के ज़रिए एक एंटरप्राइज खड़ी करते हैं। जब आप फेसबुक को देखते हैं, एप्पल को देखते हैं, ट्विटर को देखते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं, ये वो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं जो आज से 15-20 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि ये भी एक इकोनॉमी खड़ी हो सकती है जिससे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रिएट हो सकते हैं। पाकिस्तान में ऑन द अदर हैंड जितना भी बिजनेस ग्रुप है उसको रियासत ने फैसिलिटेट किया है। 60s का ट्रिकल डाउन मॉडल हो या उसके बाद का मॉडल हो, सो रियासत की मिली भगत से लोग पाकिस्तान में अमीर होते हैं। मेरा एक और सवाल है भट्टी साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये गिरफ्तारी भी बहुत बड़ी है, इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो भी बहुत बड़ी है, जो लोग सोचते थे कभी होंगी नहीं, एग्जैक्टली, कि इन लोगों को तो कभी हाथ पड़ ही नहीं सकता, कानून तो इन पे आ ही नहीं सकता, उनकी गिरफ्तारियां भी हो गई। लेकिन गिरफ्तारियों के बाद हुआ क्या सजाएं हुई? क्या इमरान खान साहब का वादा जो रिकवरियों का था, पैसे वापस लाने का था, वो पूरा हुआ?
क्या फ़ायदा हुआ? पहली बात तो ये है कि ये मज़हर साहब के साथ मैं एग्री करता हूँ, लेकिन शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैं मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए, कि गवर्नेंस की बेहतरी के लिए ब्यूरोक्रेट्स जो सारों को रास्ते दिखाते हैं, 20-22 हज़ार जो गैर मुल्की हैं, डबल नेशनल वाले हैं, जिनकी कतरी भी शिकायत लगा चुके हैं कि ये काम नहीं करते, जो वज़ीरों को उल्लू बनाते हैं, उनको भी NRO आपने दिया और आपने उनको ताजरों को भी दिया। पनामा लीक्स की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, उन्होंने बताया कि ताजर किस तरह बाहर पैसे ले गए। 313 किस ताजर थे जिनका पैसा बाहर, दुबई लीक्स ताजरबाद, स्विस बैंक ताजरबाद, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया ताजर, सारा पैसा बाहर, इधर बस दिखावे के लिए हैं। और इसमें लेकिन सारे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसी है चोर, टैक्स चोर। और ये इसमें देखें ना, ये जो ये टैक्स था, इसमें टैक्स इकट्ठा कर लिया, आगे दिया कुछ नहीं, और ब्यूरोक्रेट्स और ताजर मिल गए। ये इस पाकिस्तान की कहानी है। ब्रेक से वापस आके बात कर लें भट्टी साहब, इस पे ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदी। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा भट्टी साहब बात मुकम्मल कर लें। जी जी फरमाइए। अच्छा, वो 2 टर्मिनल थे LNG। एक था जो शाहिद खान अब्बासी साहब, जिसमें है कि 3 अरब का प्रोजेक्ट था, 13 अरब का हुआ, फिर इसकी जो अदायगी सारी है वो डॉलरों में हुई, और $2,72,000 पर डे के हिसाब से एंग्रो और इनके साथ एग्रीमेंट हुआ। यानी आप टर्मिनल इस्तेमाल करें ना करें, रोज़ाना आपको $2,72,000 देना है। दूसरा आ गया इकबाल ZMN साहब, इनका $2,50,000 या $52,000 पर डे पे इन्होंने किया। अभी जो लास्ट से लास्ट ECC मीटिंग में इनको उन्होंने कहा कि हमारी कुछ थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ानी, उन्होंने कहा नहीं आपका इतना मुआहदा नहीं, और पैसे देंगे तो ये करेंगे, ये इन्होंने किया। तो ये बड़े पुराना केस चल रहे थे चीज़ें। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और ये इनको मिक्स किया या क्या किया। दूसरा जो डॉक्टर साहब बताया कि जी उसमें पेशरफ्त हुई है, और फिर नाम ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग। दूसरा जो डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि ब्यूरोक्रेसी, इस मर्तबा हम टैक्स कर रहे हैं, और इस वक्त भी इमरान खान साहब मौजूद, एक तो एहतसाब में इमरान खान साहब मौजूद, मखौलिया कानून। दूसरा इस मर्तबा तंबाकू माफिया ने उधर KPK में रियायतें ले ली ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके। क्या ले ली उन्होंने? रियायतें ले ली। हाँ, और इसी तरह कार वालों ने, कार इंडस्ट्री ने, ब्यूरोक्रेसी ने मिलके ले ली। तो जहां हम इतने मुआशी तौर पे नीचे हैं, जब ब्यूरोक्रेसी और ताजर मिल जाते हैं, जो चहेते होते हैं, वो एक ऐसा बनाते हैं और वो सारे रियायतें लेके चले, हम टैक्स देते रहते हैं, और उसमें हम 74 किस्म का टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट, और पता नहीं कि 3,000 अरब इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, हर चीज पे टैक्स देते हैं। वो सारी चीजें लेते जाते हैं और लेते जाते हैं। सही, एक जाहिर है ये जो हमने जहां से बात शुरू की थी कि बस वही एक अशराफिया, एक तबका आपको नजर आता है जिसके लिए इस मुल्क में आसानियां ही आसानियां हैं, और गरीब के लिए मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये याद रखिएगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, एक मुल्जिम भी नहीं ज्यादा देर रखे जाएगा। मैं सवाल करने लगी थी मज़हर अब्बास साहब से। अब अभी पता है, अभी तक फवाद हसन फवाद पे चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। हाँ। आज चीमा की 5 गवाहियां। मज़हर अब्बास साहब, ये जिस तरीके से जिन लोगों के नाम लेते थे वज़ीर आज़म साहब, इमरान खान साहब, अब वो जेलों में हैं, और इनके हवाले से अरबों खरबों की करप्शन का जिक्र किया जाता था, और फिर गरीब आवाम को ये तसल्ली दी जाती थी कि इनसे पैसा रिकवर होगा, मुल्क में वापस आएगा, इनकी जायदादें मुंजमद करने का कभी हम कोई हुक्म देखते हैं, कभी कुछ हो रहा होता है। ये जो आजकल इनकी डील की खबरें हैं कि जी जेल से बाहर आने दें, 25 नहीं तो 12 बिलियन रख लें, ये कर लें, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, मुझे तो मेरी तो ऐसी कोई इत्तलात नहीं है। अब हो सकता है किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई चीज़ें तो इस तरह की चल रही होती हैं। अब पाकिस्तान की तारीख ही ऐसी रही है कि हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें अचानक किसी एक दिन पता चलती है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई ऐसी इत्तलात नहीं है। मेरा ख्याल है जरदारी साहब या नवाज शरीफ इस वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की चीज़ हो रही होगी सीरियसली। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इमरान खान को बुनियादी चीज़ क्या करने की है, जो उन्होंने बदकिस्मती से 1 साल में उसकी डायरेक्शन भी मुझे नजर नहीं आती। आपने कहा था आप सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करेंगे, किधर गई सिविल सर्विस रिफॉर्म? आपने कहा था आप पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, कहां गई पुलिस रिफॉर्म्स? आपने बुनियादी, अगर आप इदारे नहीं बना पाए, कौन किसको सजा होती है, कौन बरी होता है, कौन बाहर जाता है, कौन नहीं जाता, ये अदालतें जाने, नैब जाने, आपकी ये कंसर्न नहीं होनी चाहिए। हाँ,
जिस तरह अभी भट्टी साहब कह रहे थे, आप नैब को स्ट्रॉन्ग करें, उसको ज्यादा प्रोफेशनल करें। हमारे यहाँ अंदाजा है कि किस तरीके से आप एक क्लॉज हटा दें, एक सेक्शन हटा दें, आदमी बरी हो जाता है, एक सेक्शन डाल दें, आदमी को सजा हो जाती है। हमारे यहाँ होता रहा है। तो आप रिफॉर्म्स नहीं कर रहे, आप इदारे नहीं बना रहे, आपने कोई एक स्टेप नहीं लिया इदारे बनाने की जानिब, जिसका आपने वादा किया था। एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप इसी तरह हुकूमत करके अगले इलेक्शन के लिए आप ये दावा करेंगे कि जी आपने इनको जेल में डाल दिया, उसको डाल दिया, लेकिन कोई इदारा नहीं बनाया आपने, तो मेरा ख्याल है आपकी ये नाकामी होगी अगर आप इदारे नहीं बना पाए। अभी आपके पास कोई बहुत बड़ा उस तरह का ऑपोजिशन का कोई चैलेंज नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, कोई तहरीक नहीं है। इस वक्त आपके पास काम यही है। आपके पास ये काम नहीं है कि ये बुला के, अगर फर्ज करें आप एज ए प्राइम मिनिस्टर, अगर पर्सन आपकी इकोनॉमिक पे उतनी वो नहीं है, तो आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, वो डील करने दें। आप बुनियादी काम तो करें, आप बुनियादी चीजें तो करें। अगर आप जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होती, अभी मोहित मीडिया के हवाले से बात कर रहे थे, कभी डिस्कशन कर लें कि आपके यहाँ मीडिया का मॉडल कितना फॉल्टी है। आप एक बुक पढ़ लें, मीडिया इंपीरियलिज्म इन इंडिया एंड पाकिस्तान, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कॉर्पोरेट कल्चर ने पाकिस्तान और इंडिया की मीडिया को वहां की फॉरेन पॉलिसी का नैरेटिव तब्दील कर दिया इसने। तो इसके बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन जब तक इदारे आप नहीं बनाएंगे तो फिर आप और दूसरों में क्या फर्क जो काम आपके करने का है, आप कह रहे हैं कि वो नहीं किया, जो वादे थे इदारे बनाने के वो नहीं किए। डॉक्टर साहब, अभी जो आपने पहले बात की थी कि पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, उनको शिकायत हैं कि जी परफॉर्म नहीं कर रहे, डिलीवर नहीं कर रहे, इकोनॉमी बुरी हालत में है। अब वो इन दो चीजों को लिंक करते हैं कि भाई ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, इनको कानून नहीं कभी इन तक पहुंचा था, नवाज शरीफ जरदारी जेल में है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारी तो यहाँ रोटी महंगी है, बिजली महंगी हो गई। आज भी बल्कि नेपरा ने बिजली ₹1.78 फी यूनिट मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी है। वो तो गरीब तो बेचारा बिल्स भर भर के पागल होता जा रहा है इस मुल्क के अंदर। तो दोनों चीज़ों को तो लिंक कर रहे हैं ना कि भाई क्या फ़ायदा हमें उनके जेल में होने का, लेकिन अगर हमारी हालत जारी होनी। नहीं, उनकी जेल में होने का फ़ायदा तो होगा, वो एक अलग डिबेट है। फ़ायदा तब अगर वो ये डील वाली खबर सच्ची है, जो डील, हाँ वो बहुत अफसोसनाक है कि डील वाली बात तो मसलसल चल रही है कि वो लोग कह रहे हैं कि हमसे पैसे ले लें बिलियंस ऑफ डॉलर्स में और हमें जाने दें और हमें कोई कन्विक्शन न करें। लेकिन ये कैसा होने जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है या नहीं लगता, लेकिन बात लॉजिकल है ना। नवाज शरीफ और जरदारी को तभी फ़ायदा होगा पैसे देने का जब उनकी कोई कन्विक्शन ना हो, बिकॉज अगर उनकी कन्विक्शन ऑन रिकॉर्ड आती है, वो पैसे प्ली बार्गेनिंग से देते हैं, तो उनका तमाम सियासी मुस्तकबिल ना सिर्फ ख़त्म हो जाएगा। अगर नवाज शरीफ साहब ऐसी प्ली बार्गेनिंग करते हैं तो फिर ज़ाहिर है मरीम नवाज का भी कोई पोलिटिकल फ्यूचर नहीं रहेगा, क्योंकि जब नवाज शरीफ ये एडमिट कर लेंगे कि मैंने करप्शन की थी, करप्शन तो प्राइमा फसाई नज़र आती है कि बहुत मैसिव की है। लेकिन अभी जो सवाल आपने उठाया सिविल सर्विसेज रिफॉर्म का, डॉक्टर इशरत अब तकरीबन 1 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये हाई टाइम है कि डॉक्टर इशरत अपना प्लान लेकर सामने आए। आज भी मैं किसी कैबिनेट मेंबर को मिला था तो मैंने उनसे ये बात की, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर इशरत का प्लान तकरीबन जो है वो तैयार हो चुका है, वो सारी चीज़ को रिफॉर्म करना चाह रहे हैं। CSS का एग्ज़ाम बड़े बुरे हालात में है, जो उसका स्टैंडर्ड है उस पर कोई पूरा वैसे भी नहीं उतर पा रहा। एजुकेशन के स्टैंडर्ड के बहुत बुरे हालात हैं। शफकत महमूद जो है वो एजुकेशन का एक करिकुलम बनाने पर काम कर रहे हैं, उसमें कितनी देर लगेगी। एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस ये हुई है कि मदरसों ने आज ही ये एग्रीमेंट हुआ है, जिसका कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फेडरल ने बताया कि तमाम जो मदारस हैं उन्होंने ये एग्री कर लिया है कि वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन के करिकुलम का हिस्सा बनेंगे और वो कोई मदारस सब उससे बाहर नहीं रहेगा। वो एक प्रॉपर उनको डिग्री मिलेगी और वो सब्जेक्ट्स जो आपके साइंसेस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह, मैथमेटिक्स वगैरह जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, गवर्नमेंट जो है वो उनकी मदद करेगी। वो उसमें उस हद तक एक पॉजिटिव चीज़ है। पुलिस रिफॉर्म के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग मैंने एक व्यू सुना है ऑफ द रिकॉर्ड। वो व्यू सुना है कि गवर्नमेंट करना चाहती थी, एक तो उस्मान बुज़दार साहब की सलाहियतों की वजह से शायद नहीं कर सकी होगी, लेकिन एक और भी मसला है, खबर है उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, लेकिन एक और भी मसला बड़ी जल्दी छुट्टी होने वाली है। ये भी एक है कि ये खैर अरसे से सुन रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ही है लेकिन अब तो वज़ीर आज़म साहब भी गलती मानना शुरू हो गए कि एक रीशफल जो है अगले 8 से 10 हफ्तों में एक रीशफल होगी, सेंटर में भी होगी और शायद पंजाब में भी होगी। लेकिन पुलिस रिफॉर्म पे एक बात यह आई है कि चूंकि ऑपोजिशन के साथ मार धाड़ का है, तो अब गवर्नमेंट ये सोचती है कि पुलिस रिफॉर्म ना करें,
क्योंकि अगर पुलिस रिफॉर्म की तो पुलिस जरा इतनी तगड़ी नहीं रहेगी और एक तगड़ी पंजाब पुलिस चाहिए ऑपोजिशन से निपटने। कोई सवाल छोड़ा नहीं होगा, लेकिन पता नहीं है वो भट्टी साहब जो है वो क्या कहते हैं जोश खताबत में ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी सारी रवाना बताएंगे। नहीं, वो मैंने बिल्कुल वो बात नहीं की, कोई भी ऑफ रिकॉर्ड बात नहीं। ठीक है, मुझे ये बताएं डील हो रही है कोई नहीं हो रही? देखिए दो तीन चीज़ें, एक इस धरती पे एक ही तो काम हुआ है ये डील हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी की पैदावार, और यही एक काम बहुत अच्छा कर सकते हैं इन एक खूबसूरत तरीके से। एक तो मैंने सुना हुआ है कि एक तो ये सुना है कि हाउस ऑफ शरीफ के सारे फैमिली मेम्बर्स का बुरा हाल है, डिप्रेशन में है। जो मज़र साहब बहुत पहले से भी कहते थे और इनकी बात को नहीं मानता था, इस बयान से मुझे डिप्रेशन नवाज शरीफ का लग रहा है, वो अब वाकई है। वो जेल खाना जात के बच्चों को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, कोई यानी उनको खड़े हो जाते हैं, तस्वीरें, ऑटोग्राफ। दूसरी बात है कि वो जो है ओमनी ग्रुप उसकी चल रही है कि 500 अरब दें कि 1000 अरब दें, ये इस तरह की खबरें सुनी, लेकिन बाकायदा कोई नहीं सुन रही। लेकिन डॉक्टर मुईद फायदे में रहे हैं, इनके आम भी खा के आ गए हैं, सैंडविच भी खाए, ऑटोग्राफ भी लेके। डॉक्टर मुईद साहब का जवाब जो है ना इरशाद भट्टी साहब के लिए किसी और प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब और मजहर अब्बास साहब का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।